नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगा हैदराबाद। 2014 में बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बना है तेलंगाना। IATA के AGM की मेजबानी करेगा भारत। 42 सालों बाद भारत को मिली मेजबानी। एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा इवेंट है AGM। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर को मिली उम्र कैद की सजा। OSA एक्ट के तहत दोषी, पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने का आरोप। आइए खबरों की शुरुआत करें। 2 जून 2024 से हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? तो क्या आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं होगी? हैदराबाद अब किसकी राजधानी होगी? आपके मन में उठ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब आपको अभी ही मिलेंगे। देखिए, साल 2014 में 2 जून को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया था। अधिनियम के मुताबिक नियत तिथि यानी 2 जून से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद 10 वर्षों के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगा। 2 जून 2024 को यह 10 सालों का समय पूरा हो गया है। अब अधिनियम के हिसाब से आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी होगी। अब सवाल है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी अमरावती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर अमरावती और विशाखापट्टनम के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही शहर चाहते हैं कि राजधानी उनके यहां बने। आंध्र प्रदेश में राज्य विधानसभा के चुनाव मई में आयोजित हुए हैं। इन चुनावों का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगा। एक सवाल यह भी उठ सकता है कि शहरों के बीच राजधानी बनने की होड़ क्यों लगी रहती है? किसी भी देश या राज्य की राजधानी राजनीतिक गतिविधियों और सत्ता के केंद्र के लिए प्राइमरी हब के तौर पर काम करती है। आमतौर पर राजधानी में सत्ता के तीनों ब्रांचेस जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मौजूदगी होती है। राजधानी का चुनाव करते वक्त भौगोलिक स्थिति, इतिहास, आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। मैंने पहले बात की कि तेलंगाना 2 जून को गठित हुआ, इसलिए 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए हम तेलंगाना से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था अशमक, जो वर्तमान तेलंगाना का हिस्सा था। गौतम बुद्ध के शुरुआती 5 शिष्यों में से एक थे कोंडाना, जो कि तेलंगाना में पाया जाने वाला पारंपरिक नाम है। तेलंगाना अपनी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद को UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हैदराबाद स्थित जीनोम वैली भारत की लाइफ साइंसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहला ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर है। तेलंगाना स्थित गोलकुंडा को डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता है। कोल्लूर खदान के चलते गोलकुंडा क्षेत्र कीमती रत्नों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के हीरे गोलकुंडा हीरो के नाम से मशहूर थे। इस खदान से दुनिया के कुछ सबसे बेहतर हीरे हासिल किए गए हैं। कोहिनूर हीरा, जो दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक था, इसी खदान से हासिल किया गया था। कोहिनूर हीरा ही मुगलों के मयूर सिंहासन में लगाया गया था। गोलकुंडा की खदानों से हासिल अन्य हीरों में नसक हीरा, दरियाए नूर, व्हाइट रीजेंट और द होप डायमंड शामिल हैं। द होप डायमंड एक अनोखा नीला हीरा था। हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। वैश्विक स्तर से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड उन्हें ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर किए गए अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। हांगकांग के शॉ फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड को नोबेल ऑफ द ईस्ट कहते हैं। हर साल शॉ प्राइज 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस और मेडिसिन तथा मैथमेटिकल साइंस शामिल हैं। हम ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ लेते हैं। खगोल विज्ञान में ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स से मतलब है ऐसी बॉडीज जिनकी चमक बहुत शॉर्ट टाइम यानी बहुत कम समय के लिए होती है। इनके उदाहरणों में सुपरनोवा, पल्सर और गामा रे बर्स्ट शामिल हैं। सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। सुपरनोवा से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सुपरनोवा कोई आम घटना नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि एक सदी में किसी आकाशगंगा में 2 या 3 सुपरनोवा की घटनाएं देखी जा सकती हैं। वहीं GRB यानी गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में होने वाला सबसे ऊर्जावान विस्फोट है। इसके जरिए ब्रह्मांड की जानकारी मिलने के कारण इन्हें मिनी बिग बैंग कहते हैं। इनके जरिए कुछ सेकंड्स में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन काल में करता है। एक विस्फोट का समय 1 सेकंड के एक फ्रैक्शन से लेकर कई मिनट तक होता है। इसके बाद एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इसके अलावा पल्सर कब बनते हैं? जब किसी विशाल तारे की मौत के बाद उसकी क्रोड बहुत संकुचित हो जाती है, तब न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। और जब कोई न्यूट्रॉन तारे में बहुत अधिक चुंबकत्व हो जाएगा तो वो तेजी से घूमने लगता है, तो एक पल्सर बन जाता है। तो यहाँ पर कीवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखनी है कि पल्सर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। पल्सर यूनिवर्स में बहुत ही चमकीले लाइट हाउस की तरह होते हैं। भारत तकरीबन 42 सालों के गैप के बाद IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के AGM की मेजबानी करेगा। IATA का AGM एविएशन सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर इवेंट है। भारत को इसकी मेजबानी का मिलना वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़त को दिखाता है। इसमें एविएशन सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इस वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन 8 से 10 जून 2025 के बीच नई दिल्ली में ही होगा। भारत में आयोजन तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले साल 1958 में और साल 1983 में भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। IATA में दुनिया के तकरीबन 330 एयरलाइंस शामिल हैं। हाल ही में IATA की 2023 की सालाना बैठक दुबई में आयोजित हुई है। इस मौके पर IATA ने घोषणा की कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें, इंडिगो और विस्तारा भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं। भारत की एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी साल 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना के साथ। टाटा एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा ने की थी। इसी टाटा एयरलाइंस का साल 1953 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और नाम दे दिया एयर इंडिया। लंबे वक्त से घाटे में चल रही एयर इंडिया को 2021 में सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के तहत वापस टाटा ग्रुप को ही बेच दिया है। भारत में AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 133 एयरपोर्ट्स के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। AAI एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है। भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना लॉन्च की है। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर आरोप था कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही माना। साल 2018 में गिरफ्तार निशांत अग्रवाल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 235, IT एक्ट की धारा 66F और OSA यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कई धाराओं के तहत अपराधी घोषित किया। भारत में OSA की जड़ें ब्रिटिश काल से हैं। सबसे पहले 1889 में इस तरह का एक एक्ट लागू हुआ था। फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 लाया गया। इसके स्थान पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 लाया गया, जो कि अभी तक लागू है। यह एक्ट देश के शासन में सीक्रेसी और गोपनीयता के सभी मामलों को कवर करता है। इस एक्ट की 2 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है धारा 3, जिसमें सरकार के सीक्रेट्स की जासूसी की बात की गई है। दूसरी है धारा 5, इसमें सरकार की सीक्रेट सूचनाओं के खुलासे की बात की जाती है। ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, कोई लेख, नोट, दस्तावेज या कोई भी जानकारी। वहीं IT एक्ट की धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल को भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से तैयार किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर पड़ा है। इसे जल, थल और वायु से छोड़ा जा सकता है। इस क्षमता को कहते हैं ट्रायड।
आइए अब देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे में आज है दिकू। यह शब्द आदिवासी समुदाय द्वारा गैर आदिवासियों के लिए गढ़ा गया एक शब्द है। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान छोटा नागपुर के आदिवासी समुदायों, खासकर संथाल आदिवासियों के बीच दिकू शब्द प्रचलित था, क्योंकि बाहरी लोगों के बड़े समूहों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, जिन्होंने धीरे धीरे उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। देखिए, हो क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स सीधे तो आदिवासियों के साथ डील कर नहीं रहे थे। यहाँ के लोग तो भारत के ही जमींदार और व्यापारी थे जो ये काम ब्रिटिशर्स के लिए कर रहे थे। दिकू वे लोग थे जो आदिवासी लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाते थे, जिसमें व्यापारी हो गए, साहूकार, मिशनरी, हिंदू जमींदार और अंग्रेज इत्यादि शामिल थे। चलिए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में पैराट्रेचिना नीला नामक चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की है। दुर्लभ प्रजाति पैराट्रेचिना से संबंधित नीले रंग के कारण इसका नाम पैराट्रेचिना नीला रखा गया है। यह एक छोटी चींटी है जिसकी कुल लंबाई है 2 mm से भी कम। इसका शरीर मुख्यतः धात्विक नीले रंग का है जो इस वंश की अन्य प्रजातियों से अलग है, और इसका सिर बड़ी आंखों के साथ सब ट्रायंगुलर है तथा माउथ पार्ट ट्रायंगुलर है जिसमें 5 दांत हैं। सामान्यतः कीटों में नीला रंग अक्सर जैविक फोटोनिक नैनोस्ट्रक्चर द्वारा निर्मित होता है। पंपा झील के पास लगभग 2500 वर्ष पुराने शैलाश्रय चित्रों की खोज की गई है जो हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक चट्टान पर स्थित नारंगी लाल रंग की पेंटिंग में एक कुबड़ वाले खड़े बैल को एक मोटे धारीदार बाघ द्वारा पकड़ा गया दिखाया गया है। यदि हम पंबा झील या पंबा सरोवर झील की बात करें तो यह कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच सरोवर के नाम से जानी जाने वाली 5 पवित्र झीलों में से एक है, जिनके नाम है मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। बेंगलुरु में स्थित नेमहंस अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को नेमहंस के साथ बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले माबोंगोए को संयुक्त रूप से दिया गया है। यदि हम नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में WHO द्वारा की गई थी, और यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अनुसंधान, शिक्षा और रोगी देखभाल के लिए नवीन दृष्टिकोणों का समर्थन करता है। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को सुधारने में लगा हुआ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने आर्मी में ब्रिगेडियर पद पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिला को पदोन्नत किया। ये महिला पाक आर्मी में कार्यरत हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं। इसी के साथ वे ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। हेलन मैरी रॉबर्ट्स एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला राजदूत रुचिरा कंबोज रिटायर हो गई हैं। अपनी 35 साल की सेवा में भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय एनवॉय के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे 1987 की सिविल सेवा बैच की ऑल इंडिया विमेन टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। वे 2002 से 2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर थीं, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, मध्य पूर्व संकट आदि सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर काम किया और 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पदभार संभाला। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज किसे दिया जाएगा? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, AS किरण कुमार, G माधवन नायर या फिर K राधाकृष्णन? अगला सवाल है, डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड के तौर पर मशहूर है गोलकुंडा, पन्ना, उहार या फिर हम्पी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, शांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाता है? सिंगापुर, चीन, भारत या फिर श्रीलंका? और सही जवाब है सिंगापुर, यानी कि विकल्प A। और दूसरा सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कारक हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं? जलवायु परिवर्तन, हीट डोम, लानिना? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना था। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब है विकल्प A। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होनी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन को लाइक करना चाहें, शेयर करना चाहें तो बिना किसी चूक के ऐसा कर लीजिएगा, भूलिएगा मत।
और अगर इस बुलेटिन की पीडीएफ भी चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है, आप उसको विजिट कर लीजिए। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।